देखो आज से हम लोग बेटा पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। पहला यूनिट है पूरा इलेक्ट्रोस्टैट। इसमें दो चैप्टर्स आते हैं। एक चैप्टर आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो पहला चैप्टर पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पूरा देखेंगे डिटेल में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, चार्ज किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं। तो आपने पढ़ रखा होगा चार्जेस दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक चार्ज क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। दो टाइप के चार्जेस होते हैं बेटा, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बॉडीज भी दो टाइप की होंगी, एक क्या होगी नेगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है, न्यूट्रल मतलब क्या होता है बेटा, कोई चार्ज नहीं। अब चार्ज का मतलब क्या है, अगर चार्ज ट्रांसफर होता है तो क्या बॉडी का मास बढ़ता है या फिर घटता है। कितने लोग मानते हैं चार्ज ट्रांसफर होने के साथ बॉडी के मास में भी चेंज आता है। आप लोग में कितने लोग मानते हैं बॉडी के मास में भी चेंज आता है चार्ज बढ़ने या घटने से, हाथ उठाओ। कोई नहीं मानता इस बात को। बेटा चार्ज का ट्रांसफर मतलब क्या होता है, दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये ए है, समझना ध्यान देना, एक बॉडी क्या है बेटा बी है। ठीक है, अब पहले तो दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी। न्यूट्रल का मतलब क्या था, इस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो बॉडी कैसी रहती है न्यूट्रल होती है। ये बात सबको समझ में आ रहा है। और इसके पास भी यही सेम था, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब मान लो इससे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या किया बेटा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला और किसको दे दिया बेटा, इसको दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला और इसको दे दिया, तो अब इसके पास बेटा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके अंदर से कुछ निकला है, इसके अंदर से क्या है बेटा, कुछ निकला है। और इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है, इलेक्ट्रॉन का भी बहुत कम मास होता है लेकिन होता है, तो इसका मास क्या होगा बेटा, कम हो गया होगा। अरे जितना टोटल मास था इसमें में से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब कुछ तो मास निकला होगा, तो मास निकला मतलब इसका मास क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। और इसके पास इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मास क्या होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, जो भी अगर बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका मास बढ़ जाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका मास घट जाता है। देखो जो भी ट्रांसफर होता है ना वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कभी भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। तो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। कोई पूछे चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा पार्टिकल है, क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉन। हमेशा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है ऐसा, ये भी समझ लो। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, दो चीजें होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर चक्कर लगाते हैं। अब देखो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स लगता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो पार्टिकल्स के बीच में जो लग रहा है फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस फोर्स। ये न्यूक्लियर के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस फोर्स बोलेंगे। और न्यूक्लियस फोर्स जो होता है वो मच स्ट्रॉन्गर, दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो कौन सा है, न्यूक्लियस फोर्स है। ठीक है, कोई भी पूछे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो क्या बताओगे, न्यूक्लियस फोर्स। तो ये न्यूक्लियस फोर्स से इसको अलग करना प्रोटॉन को बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ना आसान है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का ही, आप इलेक्ट्रॉन कहीं से निकाल सकते हो, अगर निकाला तो पॉजिटिव चार्ज, अगर किसी को दिया तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में। क्लियर है ये चीजें, तो कुछ यहाँ काम की चीजें दे रखी है। देखो जो चीज मैंने बताई, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है उसका मास कम होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका मास बढ़ेगा। क्लियर है ये सारी चीजें, ठीक है। और ये क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन आर बस खाली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, चार्ज के लिए, प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है। अगली चीज देखिए बच्चों, ये आपके सिलेबस में तो नहीं आता है लेकिन ये तो काम की चीज है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। ये क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको याद करना है आपको। समझ आ रहा है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻27। कौन सा मास ज्यादा है बता सकते हो इसमें से देख करके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन ज्यादा है, मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है, माइनस में पावर कम है तो मतलब मास इसका ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। क्लियर है ये सारी चीजें, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये आपके सिलेबस के अंदर का नहीं है, अगर टाइम मिलता है लास्ट में तो मैं आपको समझा दूंगा ये, ठीक है। क्योंकि जब आपकी बुक लिखी गई थी तो ये जो था हमारा, इसका डिस्कवरी ही नहीं हो पाई थी, तो इसलिए सिलेबस के अंदर ही नहीं है पार्ट। अभी हम आगे देखते हैं। अब देखो बेटा क्या होता है, जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, I इंटू टी। क्या होता है चार्ज का फॉर्मूला, I इंटू टी। I मतलब क्या है, करंट, टाइम मतलब, टी मतलब क्या है, टाइम। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, I इंटू टी। I की यूनिट, करंट की यूनिट क्या होती है,
एम्पियर, और टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड। तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी? एम्पियर इंटू सेकेंड्स। क्या हो जाएगी? एम्पियर इंटू सेकंड। लेकिन हम चार्ज की ये वाली यूनिट ना यूज करके कौन सी यूनिट यूज करते हैं? कूलाम। कौन सी यूनिट यूज करते हैं बेटा? कूलाम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी चार्ज की? अगर कोई पूछे तो एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर सेकंड भी इसकी यूनिट है, लेकिन यूनिट हम यूज करते हैं कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट उनके नाम पे यूज करते हैं। कौन सी यूनिट? कूलाम। क्लियर है ये सारी चीजें सबको? समझ में आ रहा होगा? अब चार्ज कैसा है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? दो चार्ज मिलकर के 4 चार्ज बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? 2 कूलाम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कोई भी वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं है। अब इसकी कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एक क्या है? फैराडे इसकी क्या है? लार्जेस्ट यूनिट है। क्या है बेटा? फैराड इसकी लार्जेस्ट यूनिट है। एक फैराड मतलब कितने कूलाम्स होते हैं? 96500 कूलाम। समझ में आ रहा है? ये इसका लार्जेस्ट यूनिट है। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? फ्रैंकलाइन। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटा? फ्रैंकलाइन है। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें हैं इसमें। और डायमेंशन याद कर लेना। अब जितना भी आप फिजिक्स में जो भी क्वांटिटीज पढ़ोगे उसके साथ साथ में डायमेंशंस भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है? जैसे अब इसका एम्पियर करंट का क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को हम डायमेंशनल फार्मूला ए होता है, सेकंड मतलब टाइम हो गया तो 80। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का क्या हो गया बेटा? 80। डायमेंशनल फार्मूला को ऐसे लिखते हैं। 11th क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन में आपने पढ़ रखा होगा, डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है? क्लियर है ये सारी चीजें? अब देखो बच्चों क्या होता है। अब चार्ज में 2-3 क्वालिटीज होती हैं। अगर चार्ज आपका रेस्ट पे है, समझ में आ रहा है? चार्ज रेस्ट पे होने का मतलब क्या है? चार्ज की वेलोसिटी 0। अगर बेटा चार्ज रेस्ट पे है तो मतलब चार्ज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एक चार्ज है जो कि रेस्ट पे है तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब जब चार्ज की वेलोसिटी 0 होगी तो ये दो इफेक्ट एक इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? जब भी कोई भी चार्ज रेस्ट पे है तो वो अपना एक इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने जो यूनिट बताई थी वो क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज, और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका होना। समझ में आ रहा है? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका होना। तो हम इस यूनिट में क्या बात करेंगे? रुके हुए चार्ज के बारे में। जो मैंने क्या बताया कि जो भी रुका हुआ चार्ज होता है वो क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बस खाली शो करेगा। अब अगर चार्ज मूव कर रहा है, और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। अगर चार्ज मूव कर रहा है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ बेटा क्या शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी शो करता है साथ में। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस खाली। चार्ज मोशन पे है, मोशन के कौन सा मोशन? कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, तो ये क्या शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? इतनी चीजें। और अगर चार्ज मोशन के साथ साथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कैसी है बेटा? एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म को। वेलोसिटी बढ़ या फिर घट रही है तो ये क्या हो जाएगा? अब एक ये दूसरे स्टेट में आ जाएगा, वेव के स्टेट में। समझ में आ रहा है? वो ईएम वेव। हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो इन्हीं सारी चीजों पे, दो चैप्टर हमारे स्टैटिक्स पे है, फिर ये ईएमआई वगैरह सब कुछ किस पे आ जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी पे। फिर हमारा ईएमडब्ल्यू है, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो किस पे आ जाएगा? अगर हमारा चार्ज क्या है? एक्सेलरेशन पे। तो अभी हमें फिलहाल किसके बारे में पढ़ना है बेटा? 2 चैप्टर में रुके हुए चार्ज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? रुके हुए चार्ज के बारे में, और चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्या जितना अभी तक मैंने बोला उतना सबको समझ में आ रहा है? फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक सबको समझ में आया? हमने बस जनरल बातें की थी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, चार्ज की यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे मैंने बताया। ये सारी चीजें हो गई। ठीक है? अब अगली चीज क्या है बेटा? जो चार्ज होता है ना, जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ये वाला पहले बात समझना। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो नंबर्स में, जैसे हम एक कूलाम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, 2 कूलाम कर सकते हैं, 3 कूलाम, ऐसा नहीं। आधा चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप मार्केट में गए अंडा लेने के लिए, एग लेने गए, तो आप आधा एग मांग सकते हो क्या दुकानदार से? नहीं मांग सकते हो ना, पीट देगा। आप क्या मांगोगे? या तो 1 मांगोगे, या 2 मांगोगे, या 3 मांगोगे। इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम आप कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो? NE। एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E मतलब क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁹ कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो एक बार में आप कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो? NE। N मतलब क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। आप इसमें वो नहीं यूज कर सकते हो, पॉइंट में नंबर यूज नहीं कर सकते हो, फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते हो कभी भी। ठीक है? तो एक चार्ज ट्रांसफर होगा, 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। समझ आया? तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा? 2 × 1.6 × 10⁻90। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ये सारी चीजें समझ में आ? 3.2 समथिंग होगा। अब अगली चीज क्या है बेटा? जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब क्या है? कंजर्व का मतलब मैं आपको समझाऊं। आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होगा।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, उसी तरह क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये है एक और बच्चा है, ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। इसके पास बेटा मान लो 50 रुपये थे, इसके पास क्या थे 100 रुपये थे। अब दोनों के पास मिला के कितने थे बेटा 150 रुपये थे। अब इसके पास कम थे तो इसने क्या किया, इससे लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद क्या हुआ बेटा, लड़ाई करने के बाद आधा आधा ही नहीं हुआ, 75 5 ऊपर ही रह गया। अब लड़ाई हुई बेटा तो क्या हुआ, मान लो इसके पास इसने लड़ाई करके 10-20 रुपये छीन लिए, इसके पास 70 हो गए, तो यहाँ से निकले होंगे कितने, से 20 रुपये लिए, तो यहाँ से क्या हो गया, इसके पास 80 हो गया। तो अगेन अगर मैं जोड़ रहा हूँ पूरे चार्ज, पूरे पैसे जोड़ रहा हूँ तो कितने हो रहे हैं, फिर से 150 हो रहा है। मतलब जो पैसे थे वो क्या है, स्टार्टिंग में भी कंजर्व थे, बाद में भी कंजर्व है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ, लेकिन नेट जो मनी था वो क्या रह गया, कंजर्व रह गया। वैसे बेटा चार्ज में होता है, किसी भी सिस्टम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट तो होगा, लेकिन जो नेट चार्ज है वो क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो ये दोनों मिला के कितना चार्ज हो रहा है, +5 और -2 कितना हो जा रहा है, 3 चार्ज, दो बॉडी पे अलग अलग 3 चार्ज था। अब बाद में क्या हुआ, इधर 0 हो गया, इधर 3 हो गया, अभी भी नेट चार्ज कितना है, 3 ही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है, चार्ज ऑलवेज कंजर्व। अब ये चीज क्या है बेटा, ये वाला चीज है कि ये जो चार्ज होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी हो, जैसे मास तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। आइंस्टीन की इक्वेशन अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जब भी कोई बॉडी तेज दौड़ती है तो उसका मास और ज्यादा बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है? जो बॉडी का मास है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी से, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर कोई बॉडी तेज चल रही है तो भी उसका चार्ज, अगर आपका +2 चार्ज था तो वो +2 ही रहेगा, अगर धीरे चल रही है तो भी चार्ज क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी के, समझ में आ रहा है ये चीज? लेकिन मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, ये इक्वेशन है, समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन है, मास किस तरह से डिपेंड कर रहा है, ये भी आप EM वेव पढ़ोगे तो उसमें इक्वेशन वापस से आएगी। क्लियर है? ये रेफरेंस के लिए मैंने रख दिया कि मास इस तरह से वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ये वेलोसिटी है बॉडी की। C मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। m0 क्या है, इनिशियल मास है, समझ आ रहा है? इस इक्वेशन में आपको V दिख रहा है, मतलब किस वेलोसिटी से बॉडी भाग रही है। C मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और m0 क्या है, स्टार्टिंग वाला मास है। तो इस तरह से मास चेंज होता है वेलोसिटी के साथ, लेकिन जो आपका चार्ज है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड के। समझ में आया? क्या क्या क्वालिटी समझ में आई? एक तो इंडिपेंडेंट है स्पीड के, एक क्या है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, आप 1 2 3 4 चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, पॉइंट में चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आप खत्म भी नहीं कर सकते हो, बस खाली क्या करा सकते हो, ट्रांसफर करा सकते हो चार्ज। क्लियर है इतनी चीजें? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये वाला करके दिखाओ क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला सेकंड वाला। फर्स्ट तो आराम से हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दो चार्जेस है, तीनों को जोड़ के इन तीनों के बराबर होना चाहिए। ये सेकंड वाला करके दिखाइए जल्दी से। पानी पी लो, मैं 1 मिनट। ट्राई करो जल्दी। पानी है भाई, गुड इवनिंग। रफली सॉल्व करिए। Q = NE वाला फॉर्मूला लगेगा, वही तो फॉर्मूला आपको एक पता है। तो हो जाना चाहिए बेटा। क्या आंसर आया? 10⁵ वेरी गुड। देखो हमने क्या पढ़ा रखा है, Q = NE। Q कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻⁻14। N आपको निकालना है, E आपको पता होना चाहिए, दिया ना हो तो भी आपको E की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब इन सबको इधर भेज सकते हैं ना। तो N = क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻4। क्या बेटा? हाँ 14। अब सही है। अब ये क्या आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19। ये तो ये कट जाएगा, जो n की वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, 10⁻⁻14, और ये ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +19 हो गया।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर कितना आएगा 5। इतना समझ में आ गया होगा सबको, कैलकुलेशन है बेसिक मैथमेटिकल। अच्छा इसको तो बिना सॉल्व किए बता दो, बताओ किसका मास ज़्यादा होगा। दो बॉडी है, एक ए है एक बी है, किसका मास ज़्यादा होगा? किसकी? ए वाली बॉडी का। माइनस मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, समझ में आया? तो बॉडी का चार्ज किसका मास ज़्यादा होगा? ए का। क्लियर है ये चीज़ें? ठीक है, अब ये तो देख के बता लोगे इसमें कितना है टोटल चार्ज, फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसके पास टोटल चार्ज कितना था? 9 4 13, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस पर भी नेट 6 आना चाहिए, 3 है तो 3 ये हो जाएगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। अब देखो बेटा, चार्जिंग के 3 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है? बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? दो चीज़ों को रब करके। फिर क्या है? कंडक्शन और फिर क्या है? इंडक्शन है। फ्रिक्शन क्या है बेटा? दो चीज़ों को जब हम रब करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। रब करने पे क्यों होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, समझना। जैसे ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं बेसिकली, न्यूक्लियस है और ये ध्यान देना, रबिंग में चार्ज क्यों ट्रांसफर हो रहा है ये समझना। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस इस वाले इलेक्ट्रॉन को तो अच्छे से खींचे हुए है, क्या है बेटा? अच्छे से इस पर फोर्स लगा रखा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दूर है तो इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा? कुछ कम लग रहा होगा फोर्स। अब मान लो इसके कांटेक्ट में एक और न्यूक्लियस आया, एक और एटम आया, सॉरी एक अलग एटम आया, मैंने रब कराया। एक एटम, एक बॉडी ये थी जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, दूसरी बॉडी और लेके आया, उसका ये न्यूक्लियस है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर है। तो अब इन दोनों को जब रब कराऊंगा बेटा, तो ये तो इसमें कम फोर्स लगा रहा था, ये इसका ख्याल अच्छे से रख नहीं पा रहा था, तो ये क्या कहेगी दूसरी वाली बॉडी कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, क्योंकि देखो इस वाले सेल के तो पास ही है न्यूक्लियस। तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा जब हम रबिंग करेंगे। रबिंग का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मोशन कराना। रबिंग का क्या मतलब होता है? दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन कराना, दोनों का क्या होगा? चेंज होगी पोजिशंस। तो जब मैं इन दोनों को रब करूंगा, साथ मिला करके मिक्स करूंगा, तो क्या होगा? इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये मिक्सिंग के बाद ही होगा, रब किए बिना, रिलेटिव मोशन कराए बिना नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों को कॉन्टेक्ट में भी रख देता हूँ ना, तो भी इनका चार्ज का ट्रांसफर इनमें नहीं होगा, क्योंकि ये अपने में स्टेबल है। क्या थे? अपने में स्टेबल थे। लेकिन जब मैंने इनको रब कराया, रब कराने में क्या हुई? इसमें हीट जनरेट हुई। हीट जनरेट होने से इसके क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनस्टेबल हुए। जब अनस्टेबल हुए तो इससे क्या हो गया? ट्रांसफर इसमें होगा। इससे इसमें ही क्यों हुआ? क्योंकि ये वाले का जो न्यूक्लियस फोर्स था वो कमजोर था और इसका इस सेल पे न्यूक्लियस फोर्स क्या था बेटा? स्ट्रॉन्ग था। समझ में आया? अब कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, कौन सी नेगेटिव चार्ज होती है, ये आपको लिस्ट है। एग्जाम में कई बार, नीट के एग्जाम में एमसीक्यूज में आ जाता है। ग्लास को और सिल्क को हमने रब कराया, या ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड से रब कराया, तो किसमें पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और किसमें नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, वो ये लिस्ट है। समझ में आ रहा है? इसको याद कर लेना, मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछा जाता है। समझ आ रहा है? यही 6 एलिमेंट आते हैं, किसी का पेयर किसी के भी साथ हो सकता है। क्लियर है ये चीजें? अब अगला चीज क्या है बेटा? विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। अब कंडक्शन का मतलब क्या होता है? जब दो बॉडीज को हम कांटेक्ट में रख देते हैं, तो ये कंडक्शन सबसे अच्छा एग्जांपल समझने का तरीका ये है। एक बॉडी है जिसके पास पानी है, समझ में आ रहा है? अब अगर मैं यहां से पाइप कनेक्ट करके एक दूसरी बॉडी एक दूसरी बॉटल से कनेक्ट कर दूं, जो कि थोड़ा सा पानी है, जिसमें क्या है बेटा? थोड़ा सा पानी है, तो क्या इसका पानी उसमें फ्लो करना शुरू कर देगा? इसमें पानी ज्यादा है मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है, इसमें पानी कम है तो ये क्या है बेटा? लोअर पोटेंशियल पे है। तो जो पानी का फ्लो होगा वो कहाँ होगा? हायर से लोअर। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो हमेशा फ्लो कहाँ से करती हैं? हायर से लोअर। आप हाइट भी देख लो, कोई बॉडी है, बॉल आप रखोगे तो नीचे से ऊपर कभी भी नहीं जाएगी, लेकिन ऊपर से नीचे जरूर आएगी। हमेशा फ्लो कैसा होता है? हायर टू लोअर होता है। समझ में आ रहा है? जैसे आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपको कमजोर होना है तो आप 2 मिनट में कमजोर हो सकते हो, बिना मेहनत के कमजोर हो जाओगे। लेकिन अगर आपको तेज होना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो फ्लो है हायर से लोअर, वो 2 मिनट में फ्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हायर से लोअर तुरंत चले जाओगे। तो दुनिया में जो भी चीजें आप खुद से भी रिलेट कर सकते हो, हमेशा फ्लो कैसा होता है? हायर से लोअर ही होता है। कोई दिक्कत इतनी में? समझ में आ रहा होगा ये चीज? ऐसे ही चार्जेस का भी फ्लो क्या होता है? वो हायर पोटेंशियल से हमेशा कैसा होता है बेटा? लोअर पोटेंशियल। अब दो बॉडी को अगर मैं टच करके रखता हूं, टच कर दूं या फिर तार से जोड़ दूं, क्या है बेटा? दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज को या तो मैं टच करा दूं, रब नहीं कराना है, इस बार क्या कराना है? टच कराना है, या फिर मैं वायर से जोड़ दूं दो बॉडीज को, तो बेटा क्या होगा? चार्ज का ट्रांसफर होगा। कहां से चार्ज कहां जाएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर। अब पोटेंशियल का अभी के लिए मतलब समझो कि किसके पास चार्ज कितना ज्यादा है। जिसके पास चार्ज ज्यादा वो हायर पोटेंशियल, जिसके पास चार्ज कम। आगे इसका मतलब बदलेगा, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि हायर पोटेंशियल मतलब क्या हुआ? जिसके पास चार्ज ज्यादा है। लोअर पोटेंशियल मतलब किसके पास चार्ज
कम है। समझ में आ रहा है? तो हमेशा चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। कैसे चार्ज ट्रांसफर होगा? हायर से लोअर। और कब तक ट्रांसफर होगा? जैसे ये बॉडी इक्वल ना हो जाए। वेरी गुड। देखो पानी का भी ट्रांसफर कब तक हो रहा है बेटा? जब तक दोनों में पानी बराबर नहीं भर जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या हो रहा है, अगर ऐसा है, ये दोनों अगर आइडेंटिकल कंटेनर है तो क्या जितना लीटर पानी इसमें होगा उतना ही लीटर दोनों में सेम लीटर पानी हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? अगर दोनों आइडेंटिकल कंटेनर है। अब ऐसा करो, मैं इस कंटेनर को पतला कर दूं, ये कोई पतला कंटेनर हो जाए, तो इस बार लेवल तो सेम होगा दोनों के पानी का, लेकिन अगर मैं अमाउंट मान लो दोनों में इतना हाइट तक पानी आ गया तो ट्रांसफर रुक जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि ये ट्रांसफर करता रहेगा जब तक इसमें जितना लीटर उतना ही लीटर इसमें हो जाए। ऐसा नहीं होता है ना? हाँ क्या क्वांटिटी सेम नहीं, हाइट सेम। हाँ वॉल्यूम भी नहीं सेम होगा, वॉल्यूम सेम नहीं होगा बेटा, बस खाली ये इक्वल हाइट तक पानी भरेगा। समझ में आ रहा है? इक्वल हाइट तक पानी भरेगा। समझ में आ रहा है? ये जब भी हम ऐसे लगा देते हैं ना दोनों कंटेनर्स को, तो इक्वल हाइट तक पानी भरता है। यानी कि दोनों के पानी की क्वांटिटी, अगर दोनों में पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो ये और ऊपर तक भरेगा। जितना पानी इसमें यहाँ तक में आ रहा है, इसको उतने ही पानी भरने के लिए यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, ऊपर तक पहुँचना पड़ेगा ना। तो ये तो हायर पोटेंशियल पे पहुँच जाएगा। अगर इसमें पानी ऊपर तक भर गया तो ये हायर पोटेंशियल पहुँच जाएगा। पोटेंशियल बराबर होने का मतलब क्या है? दोनों में पानी का हाइट बराबर हो जाए। समझ में आया? दोनों में पानी का हाइट बराबर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बराबर होना। तो अब क्या दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल है? नहीं है बेटा। ऐसे चार्ज में भी होता है जब दो आइडेंटिकल बॉडीज है। मतलब आइडेंटिकल बॉडी का मतलब क्या है? मतलब दोनों का रेडियस सेम हो। आइडेंटिकल बॉडी का मतलब क्या है? इसका रेडियस अगर आर है तो इसका रेडियस भी क्या होना चाहिए बेटा? आर होना चाहिए। तो अगर मान लो इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया तो दोनों पे कितना चार्ज जाएगा? टोटल चार्ज का आधा इस पे चला जाएगा और आधा इस पे आ जाएगा। मतलब ये Q1 प्लस Q2/2 इस पे आ जाएगा और Q1 प्लस Q2/2 क्या हो जाएगा बेटा? समझ में आया? दोनों का नेट चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर मैंने दोनों बॉडीज को कनेक्ट किया, अगर दोनों आइडेंटिकल है तो। समझ आया कि नहीं ये चीज? अगर दोनों आइडेंटिकल है तो। अगर आइडेंटिकल नहीं है तब क्या होता है? पहले आइडेंटिकल है तो उस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं दो चार। जैसे एग्जाम्पल है, एक मैं कर रहा हूँ, एक आप लोग करना, ठीक है? ये पहला वाला मैं कर रहा हूँ। एक मेरे पास बॉडी है A जिसपे बेटा पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी B है जिसपे क्या है बेटा? जो न्यूट्रल है, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो चार्ज है। एक बॉडी C है जिसपे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? A B को टच करा रहा हूँ। क्या किया है मैंने? A और B को टच कराया। A और B को टच कराऊंगा तो क्या होगा बेटा? A और B को टच कराया तो दोनों पे क्या होगा? आधा आधा नेट चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। मतलब दोनों पे कितना चार्ज आएगा? Q/2 Q/2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो A पे कितना चार्ज आएगा? Q/2 आ जाएगा। B पे कितना चार्ज आ जाएगा बेटा? कोई दिक्कत इतने में? और C तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं था, अनइम्पैक्ट है, जितना था उतना ही हो गया। समझ में आ रहा है? अब किसको टच कराना है? B और C को। किसको कराना है? हाँ तो प्लस नेट चार्ज पहले निकाल लेंगे, उसका आधा कर देंगे तो नेट चार्ज अगर निकालो तो क्या हो जाएगा? ये Q - 2Q/2 और डिवाइडेड बाई 2, हाँ -Q/4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? दोनों को मैंने जोड़ा, उसको 2 से डिवाइड कर दिया। समझ में आया कि नहीं ये चीज़ कैसे हुआ है? दोनों को जोड़ोगे, ये दोनों जोड़ करके जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -Q आएगा, -Q/2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो -Q/4 हो जाएगा। तो दोनों बॉडीज पे बेटा चार्ज, मतलब इस बार चार्ज किस पे? B और C में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस पे हो गया Q/4 और इस पे भी क्या हो गया बेटा? Q/4 और इस पे Q/2 था तो हाँ माइनस चार्ज है दोनों पे, दोनों में -Q/4 चार्ज आ गया है। अब यहाँ पे तो Q/2 था वैसे ही है। अब किसको टच करा रहे हैं? C और, ठीक है, एक एक्शन होने के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। समझ में आया? अब इन पे फाइनल चार्ज ये है। अब C और A को अगर मैं टच कराऊं तो बताओ क्या होगा? C और A को करा रहा हूं तो Q/2 माइनस Q/4 अपॉन क्या होगा बेटा? यही तो होगा। अब देखो दोनों को अगर करते हैं क्या आएगा? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4, Q माइनस 2Q - Q अपॉन 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? Q/8। यही तो आएगा। अगर आप कैलकुलेशन मैथमेटिक्स हल्का सा कैलकुलेट करना है, Q/8 आ जाएगा। तो दोनों पे चार्ज बेटा क्या होगा? C पे भी Q/8 हो जाएगा प्लस Q/8 और A पे भी क्या हो जाएगा बेटा? प्लस Q/8 और फाइनली जो B पे चार्ज है वो कितना आएगा? -Q/4 वैल्यू। समझ आ गया कि नहीं ये चीज़? अब ये तो ऐसे ही हवा में कर लोगे सॉल्व, बिना पेन उठाए इसको कर सकते हो सॉल्व, कर पाओगे कि नहीं? नेट चार्ज कितना है? 60 माइनस कर दो 60 हो जाएगा। दोनों पे 30 कूलम चार्ज। समझ आया कि नहीं ये कैसे हुआ है? इस स्विच को मैं बंद कर दूं, इस स्विच को ऑन कर दूंगे
तो क्या होगा, नेट चार्ज कितना आएगा, इस पर 60 आएगा, तो एक बॉडी पे 30 हो जाएगा, दूसरी बॉडी पे। क्लियर है ये चीज़ें? अच्छा रेडियस अलग अलग है, अच्छा ये दूसरे टाइप का सवाल है, अभी समझा दूंगा इसको। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये वाला समझ आया, इनका रेडियस अलग अलग है। अब इसका एक सवाल आप मुझे करके दिखाओ, है ये कहीं रखा था मैंने। कुछ और ही खुल गया। सॉल्यूशन के साथ है, छोड़ दो। समझ गए होगे कैसे हो रहा है सॉल्व? याद दे देता हूँ चलो। एक है बॉडी ए जिसपे प्लस 2q चार्ज है, दूसरी बॉडी बी है जिसमें -q चार्ज है, और तीसरी बॉडी सी है जिसमें प्लस 3q चार्ज है। अब सबसे पहले ए बी को टच कराया, फिर बी सी को टच कराया, फिर ए सी को टच कराया, या फिर से सब पे आपको चार्ज बताना है। ए पे चार्ज कितना होगा, बी पे कितना होगा, और सी पे कितना होगा। चलो करके दिखाओ जल्दी से इसमें। रफली कर लो ऐसे सॉल्व, नोट्स में कायदे से लिखना, बाद में नोट भेज दूंगा, लिख लेना। हो गया बच्चों? लास्ट फाइनल क्या है, ए पे कितना चार्ज है फाइनली लास्ट में एकदम? कितना है ए पे? हाँ प्लस 5q, और बी पे कितना है? और सबका यही आया है या किसी का कुछ चेंज है? क्या है जानवी आपका? कैसे बेटा, ऐसे कैसे? और आप लोगों का इधर आपका नहीं कियो? करो करो, टाइम दे रहा हूँ, टाइम की वजह से नहीं आया या फिर सॉल्व नहीं कर पाए? बेटा सॉल्व क्या है इसमें, देखो समझा दे रहा हूँ एक बार और समझना। ए और बी को टच कराया है, क्या है बेटा, ए और बी को टच कराया, मतलब इन दोनों को अगर आप टच कराओगे तो क्या होगा, आधा आधा, पहले तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के जो आएगा वो आधा आधा ट्रांसफर हो जाएगा। गलत कर दी ना। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, +2q और -q, मतलब कितना आएगा, q चार्ज आएगा, और आधा आधा ट्रांसफर होगा, मतलब ए पे भी q/2 चार्ज आ जाएगा और बी पे भी क्या आएगा बेटा, और सी को तो टच ही नहीं कराया, तो सी पे जितना चार्ज है उतना ही रह जाएगा। समझ में? हाँ आपने क्या कर दिया, क्यू कर दिया था क्या इसको डायरेक्ट? अच्छा आपका q/2 ही आया और 3q आया, तो बेटा क्योंकि सी को टच ही नहीं कराया ना, ए बी को टच कराया था और सी जैसा था वैसा ही है, सी पे जितना चार्ज था उतना ही है। समझ में आ रहा है? पीछे आ रहा है ना? अब ये वाला पूरा करके दिखाओ, टेबल कंप्लीट करके दिखाओ बेटा जल्दी से।
इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस बार बी और सी को टच कराया, मतलब ये वाले चार्ज ले लोगे बी और सी के, ये नहीं, अब ये खत्म हो गया है, अब ये चार्ज हो गए हैं बॉडी बी और सी, 5 बी और सी। फाइव 7 क्यू बाई 2, 7 क्यू बाई 4 आ रहा होगा ना, 7 क्यू बाई 4 आया है, 7 क्यू बाई 4, इसमें तो क्यू बाई 2 ही रहेगा, इसको तो ए को तो कुछ नहीं किया है ना, इस बार बी और सी को टच कराया, मतलब बी और सी का चार्ज जुड़ेगा, तो जोड़ो क्यू बाई 2 प्लस 3 क्यू बाई 2, 3 क्यू, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू प्लस 3 टू 6 क्यू बाई 2, कितना आ जाएगा बेटा 7 क्यू बाई, और इसको 2 से डिवाइड भी करते हैं, तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 क्यू बाई, समझ आया कि नहीं ये चीज़, दोनों चार्जेस को जोड़ रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बस इतना सा कर रहे हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 7 क्यू बाई 4, इस पर भी आ गया और इस पर भी क्या आ गया बेटा 7 क्यू बाई, समझ आया। अब फिर लास्ट में ए और बी को टच कराना है, तो ए और बी को टच कराओ। हाँ हाँ, ये डेटा नहीं, ये तो स्टार्टिंग का डेटा था, फिर टच कराने के बाद फिर ये डेटा है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब अगली बार कर लेना सही घर जाके। अब ए और बी को अगेन टच करा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8 क्यू बाई 2, 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 क्यू प्लस 7 क्यू, मतलब 9 क्यू बाई 4, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 9 क्यू अपॉन 8, और ये भी क्या होगा 9 क्यू अपॉन 8, और ये क्या हो जाएगा जैसे था वैसे। समझ आया कि नहीं, क्या सबको समझ में आ गया, सबका अब सही हो जाएगा, अब क्लियर है ना, एकदम सिंपल है बच्चों ये चीज़ें, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितने लोगों का आ गया था ये सेम आंसर, आपका आ गया था, आपका भी आ गया था, उधर पीछे नहीं आया था, आप लोगों के लिए बढ़िया सा डिज़ाइन बना के देता हूँ इस बार, तब आएगा। अब निकालो, इस बार गलत मत करना किसी भी हाल में। ये लास्ट है इस टाइप का, जल्दी निकालो इसका आंसर। फाइनल बताना है कितना कितना चार्ज होगा सब पे, ए पे कितना होगा, बी पे कितना होगा और सी पे कितना होगा। हो गया बच्चों, क्या आंसर आया ए का फाइनल, कितना आया, क्या नाम है बेटा आपका, सुरैया, और आपका नुशरा, बुशरा, अच्छा बताओ ए पे कितना आया है बुशरा आपका, -q बाई, और आपका कितना आया बेटा जानवी, बी पे
बी पे भी ठीक है, सही है यानी। और सी पे कितना आया है इधर पीछे? आपका कितना आया है? किस पे? अच्छा ठीक है, अभी चेक करके देखते हैं किसका सही है। मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा लास्ट में। और बताओ किसी का, इधर साजिद और ये हाँ 1 तो बचेगा, -1 बचेगा। ए और सी था पहले स्टार्टिंग में, ए और बी कर दिया क्या? ए और सी है, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी 2Q हो जाएगा, बी पे भी। अच्छा 4Q, सॉरी जितना था उतना ही रहेगा यहाँ तो, -3Q रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 2Q यहाँ पर भी आ जाएगा, आधा आधा बढ़ गया। सही था। अब देखो इस पे बी और सी मतलब ये हो रहा है तो -Q आ रहा है तो -Q/2 हो जाएगा यहाँ, बी और सी पे है ना। तो बी पे क्या हो जाएगा? -Q/2। इस पे भी क्या आएगा बेटा? और इस पे जो है वो 2Q रह जाएगा। फिर ए और बी को कर रहे हैं, ए और बी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 में से जाएगा 3Q/2, ये 3Q/4, हाँ 3Q/4। और बी पे भी क्या आ जाएगा? 3Q/4। माइनस भी तो है, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है ना। ए बी और सी को किए, बी और सी माइनस में आएगा। एक मिनट, ये वाला तो ये सही था फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन में बी और सी को टच करा रहे थे ना। बी पे कितना था? ये था। सी पे इतना था। बी और सी दोनों को अगर जोड़ेंगे -Q/2, सही तो है ये -Q/2 और इस पे भी -Q/2। देखो बेटा सेकंड लाइन कैसे मैंने निकाला है, बी और सी को जोड़ा कितना आएगा? -Q आएगा और उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो -Q/2 इस पे भी आ गया, -Q/2 इस पे भी आ गया। अब फिर किसको टच कर रहे हैं? ए और बी को टच करा रहे हैं। तो ए पे क्या है? 2Q है, इस पे क्या है? -Q/2। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -3Q/2 आएगा और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने में गड़बड़ है मुझे पता है, जोड़ नहीं पा रहे हो आप लोग ना। 2Q -Q/2 यही तो हुआ। दोनों को जोड़ रहे हैं, ए और बी में निकालना है, मतलब ए और बी को जोड़ रहे हैं। ठीक, अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4Q - Q/2 तो क्या हो जाएगा? 3Q/2। इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3Q/4 हो जाएगा। तो ये इस पे क्या आ गया? 3Q/4। बी पे भी कितना आ जाएगा? 3Q/4 और इस पे कितना, जितना था उतना ही हो जाएगा। अभी समझ में आ गया, अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, अब तो कर लेना सॉल्व। बताओ किसी लाइन में डाउट? चेहरे देख के लग नहीं रहे, समझ में आ गया सबको। इस पे कितना प्रैक्टिस करो। चलो एक लास्ट में करेंगे, पहले थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अगला क्या है बच्चों? इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है? बॉडी इसको टच नहीं कराते हैं, ठीक है। अब इंडक्शन की प्रोसेस डिटेल में समझना क्या है बेटा। देखना इंडक्शन क्या है। एक बॉडी है, अब कोई बॉडी है, उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज साथ साथ में होते हैं। एक पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे पेयर्स में रहते हैं, तभी तो बॉडी न्यूट्रल होगी। ऐसे पेयर्स में होंगे। क्लियर है ये सारी चीजें? पेयर्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे इसके पास। अब मैंने क्या किया, एक चार्ज बॉडी इसके पास ले आया। क्या ले आया बेटा? एक पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज बॉडी इसके पास ले आया। मान लो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसके पास लेकर के आया। अब जब इसके पास टच नहीं कराया, अभी क्या लाया? बस खाली पास लेकर के आया हूं, ठीक है। पास लाने के बाद क्या होगा? अब इसके जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। वो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन रियल में क्या हो रहा है बेटा? अब इसके चार्जेस कुछ ऐसे दिखने लगेंगे, पॉजिटिव दूर चले जाएंगे पॉजिटिव से, और नेगेटिव क्या आ जाएंगे बेटा? पास आ जाएंगे, ठीक है। इतना तो बेसिक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज पास आ गए। अब मैंने क्या किया, जब ऐसा कुछ हो गया तो इसको धीरे से कर दिया अर्थ से कनेक्ट। अब अर्थ क्या है बेटा? अर्थ से कनेक्ट करने को हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। अर्थ क्या है? चार्ज का भंडार है, एक समुद्र है चार्ज का। उससे आप चार्ज ले भी सकते हो और उसको चार्ज दे भी सकते हो। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो हमने क्या किया, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे अर्थ से कनेक्ट किया तो अर्थ ने क्या देखा, इसके पास नेगेटिव चार्ज की कमी थी, तो अर्थ ने जल्दी जल्दी इसको क्या दिया, नेगेटिव चार्ज देना शुरू कर दिया। नेगेटिव चार्ज देना क्या कर दिया बेटा? शुरू कर दिया। अब क्या इसके पास पहले से भी नेगेटिव चार्ज थे, अर्थ ने भी दे दिया, तो बॉडी क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई कि नहीं? हो गई कि नहीं? जब इधर देखा अर्थ ने, तो अर्थ ने इसको देना किया शुरू, तो ये क्या हो गई? बॉडी नेगेटिवली चार्ज। इस बार हमने बॉडी को टच भी नहीं कराया, रब भी नहीं किया, बस दूर से क्या किया बेटा?
करंट को, चार्ज को इंड्यूस्ड कर दिया है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, चार्ज को इंड्यूस्ड करना। समझ में आ रहा है, बिना टच कराए, बिना कुछ किए। सबसे पहले क्या किया था, बॉडी को लिया, उसके कांटेक्ट में नहीं, उससे थोड़ी दूर पे एक चार्ज बॉडी लाए, चार्ज क्या हो गए, पोलराइज्ड हो गए, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज हो गए। फिर जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर को मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, इसके पास नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब जब आए तो मैंने क्या किया, इसको धीरे से ये बॉडी हटा दी। क्या किया, इस बॉडी को हटा दिया, धोखा हो गया इसके साथ, और इस पे क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। जब नेट चार्ज देखा गया तो नेगेटिव ज्यादा थे, तो नेगेटिव ज्यादा से मतलब क्या हो गया, इसके ऊपर बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। समझ में आया कि नहीं ये चीज, कैसे हुआ, तार से कनेक्ट करना पड़ा है क्या, इसमें नहीं करना पड़ा है ना, डायरेक्ट ही हो गया बिना टच किए। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्शन बोलते हैं। यहाँ देखो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, एनसीईआरटी की बुक में ऐसे ही बनाए फिगर। ठीक है, क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। क्लियर है ये चीजें, इंडक्शन कैसे होता है। अब हमारा अगला आता है कूलाम्स लॉ। ठीक है, क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कूलाम्स लॉ है। अच्छा, आपने ये पढ़ा है, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रखा है सबने, सबने पढ़ रखा है ग्रेविटेशन चैप्टर। तो ये ग्रेविटेशन चैप्टर का ही कॉपी है। अब ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसीलिए मैंने ग्रेविटेशन जो भी 11th वालों को पढ़ाया था एकदम लास्ट में पढ़ाया था, ताकि आप दोनों चीज़ों को रिलेट कर पाओ। जो मुझसे पढ़ा है उसको लास्ट में पढ़ाता हूँ मैं सबसे। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G(m1m2) अपॉन r² या d², यही होता है। और अब मैं आपको बताऊँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फॉर्मूला होता है F(k)(q1 q2). कॉपी पेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ, बस यहाँ चार्ज हो गया, मास की जगह ये g की जगह k हो गया, और डिस्टेंस क्या हो गया, r हो गया। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्यों बोलते थे, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या करता है बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। समझ में आ रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि ये जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, और यही फोर्स बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के प्रोडक्ट के। हाँ आएगा डायमेंशन का, डायमेंशन एकदम इजी, अभी निकल जाएगा 2 मिनट में। ठीक है, समझ में आ रहा है। फोर्स का तो डायमेंशन जो होता है वो होता ही है, सबको पता होगा ना, MLT-2, वो तो होता ही है। अब डायमेंशन निकालने के लिए इस कांस्टेंट का आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है, कांस्टेंट का बस आ सकता है। अभी ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम की। समझ में आ रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता था, अट्रैक्टिव होता था। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं हुआ है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकता है। कैसे, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, रिपल्सिव लगेगा। 2 डिफरेंट चार्ज है तो उनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों टाइप का हो सकता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। समझ में आ रहा है। ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट है, अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, अब ये जो फोर्स है वो भी एक्ट करता है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग 2 चार्जेस। समझ में आ रहा है, ऐसे लगेगा 2 चार्ज है, दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के अलोंग ये फोर्स क्या करेगा बेटा, एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है। इसी लाइन में, ऐसा नहीं है कि इसको घुमा करके खींच के लाएगा अपने पास, ऐसा नहीं होगा। क्या लगेगा बेटा, सीधे सीधे इन दोनों को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होगी उसी के अलोंग क्या करता है, ये एक्ट करता है। क्लियर है ये चीज। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होगी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, पता ही है आपको। ठीक है, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, जितना पहला वाला दूसरे पे लगा रहा होगा उतना ही दूसरा वाला पहले पे लगा रहा होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर है, लेकिन एक के डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव लिया तो दूसरे का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है। इस तरह से पढ़ते हैं। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। समझ में आ रहा है, F21 का ये मतलब है। और 1-2 का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझ में आ रहा है इतनी चीजें। तो एक को पॉजिटिव लेंगे तो एक को नेगेटिव। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ये 10 न्यूटन का लगा रहा है तो ये भी 10 न्यूटन का, लेकिन दोनों का बेटा क्या होगा, डायरेक्शन डिफरेंस होगा। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशन ये है। चाहो आप खुद से भी इसको निकाल सकते हो। खुद से कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बना लो के का। हाँ, खुद से के का फॉर्मूला बना लो। F इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F R² Q1 अपॉन Q2, क्या हो जाएगा ना। अब F क्या है, फोर्स का क्या होता है, MLT-2, रेडियस का क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। चार्ज का क्या होता है, AT होता है, और 2 बार चार्ज है तो क्या हो जाएगा, AT², या फिर आप ऐसा बोल सकते हो A²T²। ठीक है, MLT-2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, और L कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। A भी ऊपर चला जाएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे M, L कितना है, L 3 हो जाएगा,
टी पे पावर -4 हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा बेटा -2। समझ में आ रहा है? खुद से आप डायमेंशन निकाल सकते हो, कोई भी फॉर्मूला दिया हो उसका डायमेंशन आपको खुद से ही निकालना होता है। क्लियर है? ठीक है, इस तरह से डायमेंशन आप निकाल सकते हो। अब आगे बात करते हैं के की बात करते हैं। के बेटा देखो अकेला नहीं होता है, के की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई। के का मतलब जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के बेटा कांस्टेंट है। के क्या है? जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। अब इसको हम ऐसे लिखते थे, कितना गंदा लग रहा है देखने में ऐसे। ये इस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इक्वल का साइन लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे ग्रेविटेशन में जी लगा देते हैं वैसे के लगा देते हैं। लेकिन जी जो था वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता था, चाहे आप हवा में रखो पानी में रखो कहीं नहीं डिपेंड करता था। लेकिन ये जो के है बेटा वो डिपेंड करता है मीडियम पे। क्या करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। ये इतनी चीज़ों से मिलकर बना है, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा फील लेना परमिटिविटी का मतलब। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज है, इसकी बेटा कुछ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये कितने दूर तक किसी चार्ज को अट्रैक्ट या फिर रिपल कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब कोई मीडियम इसको अपनी कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाने दे रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परमिटिविटी बोलते हैं। मान लो एयर में ये अपना एकदम पूरा फैला दे रहा है फील्ड, लेकिन कहीं वाटर में चला गया तो क्या होगा बेटा, फील्ड थोड़ी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ में आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट लगा है तो परमिटिविटी ऑफ क्या हो जाएगा, एयर या फिर वैक्यूम हो जाएगा। अगर एम लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जिस भी मीडियम की बात हो रही है वो हो जाएगा। और आर लगा है तो क्या हो जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसका फॉर्मूला होता है परमिटिविटी इन मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन एयर या फिर वैक्यूम। जैसे रिलेटिव डेंसिटी देखते थे, रिलेटिव डेंसिटी देखते थे, उसको किससे कंपेयर करते थे, वाटर की डेंसिटी से। वैसे ही रिलेटिव परमिटिविटी मतलब क्या होता है, कंपेयर करना डेंसिटी किसी की एयर या फिर वैक्यूम से। समझ में आ रहा है? सबसे बेसिक चीज़ क्या है, वैक्यूम है, उसी से कंपेयर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी या मतलब परमिटिविटी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज़ें? ठीक है। अब के की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। क्या होती है बेटा, 9 × 10⁹ होती है। क्लियर है ये चीज़ें? ठीक है। अब इसकी यूनिट के की, जब हमने के का डायमेंशन निकाल लिया तो यूनिट भी निकाल लेंगे। क्या होती है यूनिट इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10⁻12 होती है और इसकी यूनिट का जस्ट उल्टा होता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, के का जस्ट उल्टा है। समझ में आ रहा है, कूलम पर न्यूटन स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़ें? ठीक है, वही मैंने बताया। अगर ऑब्जेक्ट को मीडियम में रख देते हैं तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है वो F = KQ Q1 Q2 अपॉन R² पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, के की अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये हो जाएगा कि नहीं, यही फोर्स सेम ही चीज़ है, दोनों चीज़ लिखिए, बस के की मैंने यहाँ क्या कर दिया, वैल्यू रख दिया। अब इसको मैं F0 बोल दूँ, क्योंकि ये जो फोर्स है वो किस में है, वैक्यूम में। समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोल दिया, इसको F0 बोल दिया, क्योंकि ये फोर्स क्या है, वैक्यूम में या एयर में बात हो रही है। अब अगर मैं बात करूँ किसी मीडियम में, दो चार्जेस थे पहले स्टार्टिंग में, ये था एक चार्ज, ये था Q1 था, ये Q2 था। दोनों क्या स्टार्टिंग में हवा में रखे थे तो उन पर कुछ ये फोर्स लग रहा था। अब इन्हीं चार्ज को उठा करके मैं किसी मीडियम में रख दूँ बच्चों, क्या है, मैंने किसी मीडियम के अंदर ला के रख दिया, तो अब ये क्या होगा, मीडियम के अंदर आ गया चार्ज, तो अब जो इन पे फोर्स लगेगा वो F हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यहाँ पे एयर था तो एप्सिलॉन नॉट था, अब किसी मीडियम में तो उसकी परमिटिविटी रखूंगा। ठीक है, वो कितना परमिशन दे रही है, और बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, Q1 Q2 अपॉन। समझ में आया कि नहीं ये चीज़? इतने में कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब हमने अभी जस्ट पढ़ा रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं, ये मैंने बताया था रिलेटिव परमिटिविटी। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट, या EM को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ER इंटू, ये बात सबको डाइजेस्ट हुई कि नहीं? ये मैंने बताया स्टार्टिंग में वैक्यूम में फोर्स था, किसी मीडियम में रखा तो ये वैक्यूम का एप्सिलॉन नॉट था, परमिटिविटी था, अब ये क्या हो गया, मीडियम का हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, इतनी ये जो चीज़ें बोर्ड पे लिखी हैं? अब मैंने रिलेटिव परमिटिविटी का एक फॉर्मूला बताया था, या कोई भी चीज़ रिलेटिव होती है तो उसका ये तो फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होगा, मीडियम की यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली, तो जब मैंने वैल्यू निकाली बेटा तो क्या हो गया,
जो फोर्स आ रहा था वो क्या आ रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की वैल्यू मैंने निकाल ली तो क्या हो जाएगा, यही तो होगा, मैंने वैल्यू निकाल ली थी उसकी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो होगा। अब ये इसको प्लस इसको मिला करके क्या मैं F0 बोल सकता हूँ, जो स्टार्टिंग वाला फोर्स यही तो था, उसमें क्या क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था, यही चीज़ तो थी। तो इन सबको मिला के मैं F0 लिख सकता हूँ। तो जो फोर्स इन मीडियम होता है वो क्या होता है F0 अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? किसी भी बॉडी का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो मीडियम में कितना होता है, जो वैक्यूम में फोर्स है उसको डिवाइड कर दो रिलेटिव परमिटिविटी से। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा है? ठीक है, यही चीज़ है, ये डेरिवेशन है इस चीज़ का। तो आपको क्या दे दिया जाएगा? हाँ, ये डेरिवेशन है। समझ में आया ये चीज़ है? अगर आपसे अब एग्जाम में आता है बेटा, अगर आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम में किस तरह का सवाल आएगा, आपको दे दिया जाएगा फोर्स इन वैक्यूम, अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि परमिटिविटी वो फोर्स ऑन दैट मीडियम पूछ लेगा। तो आप उससे क्या करोगे, सबसे पहले रिलेटिव परमिटिविटी निकाल लेना, फिर यहाँ वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, सवाल भी करेंगे इस पर, पहले समझ लो, जो भी समझने वाली चीज़ें वो समझ लो, लिखना आराम से एक बार, यही है। समझ आया? तो जो भी परमिटिविटी होती है मीडियम की वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे, एप्सिलॉन नॉट से। क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है एप्सिलॉन नॉट से। क्लियर है? अब अगला चीज़ है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये तो आपको पता ही होगा, अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, रिपल्सिव होता है, सेम फोर्स है तो रिपल्सिव, डिफरेंट फोर्स है तो अट्रैक्टिव, यही चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे। अब एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।